जी, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शुएब, सीईओ अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूचुअल फ़ंड है। इनफैक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इनसे अब बात करेंगे इसी रोशन डिजिटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट के हवाले से। शुएब साहब, मुझे बताएँ कि जो एक तो बैंक का अकाउंट है रोशन डिजिटल अकाउंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल मीज़ान एसेट मैनेजमेंट रोशन डिजिटल अकाउंट। ये इसको एक्सप्लेन करें, ये अकाउंट है क्या और ये किस तरह मुख्तलिफ है बैंक अकाउंट से? ये देखें, जो स्टेट बैंक ने जो रोशन डिजिटल अकाउंट की स्कीम इंट्रोड्यूस की है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें और जो मुल्क की जो तरक्की है उसके पार्टनर या शराकतदार बन सकें। इस हवाले से जब वो एक दफ़ा अकाउंट खोल लेते हैं तो ज़ाहिर है अकाउंट खोलने से तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ बैंक डिपॉजिट, तो उसमें तो कोई ऑब्वियसली इतना अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं है, लेकिन इसको ज़ाहिर है इन्वेस्ट करना है। इसको इन्वेस्ट करने के डिफरेंट मोड्स हैं, जिसमें एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है जो स्टेट बैंक की तरफ से इशू होता है। इसके अलावा वो रियल इस्टेट वगैरह में जा सकते हैं। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जिसमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अब तो मुल्क में वाहिद स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन माशाल्लाह से पिछले 1 साल में उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है और 30% उसका रिटर्न रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको, अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट कर सकें। पाकिस्तान की जो टॉप 400-500 कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू मीज़ान के रोशन डिजिटल अकाउंट। इस वक़्त ये रोशन डिजिटल अकाउंट वाली जो सहूलत है, ये दी गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। तो अगर कोई लंदन में बैठा हुआ है, न्यूयॉर्क सिटी में या दुबई में, तो वो तो डेवलप्ड मार्केट है, वहाँ पे एक्सेस है उसके पास। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करे? ऐसा क्या बेनिफिट है उसको? मेरे भी कई दोस्त हैं जो मुल्क से बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो मेरे साथ मतलब मेरे कोलीग्स रहे हैं, मेरे साथ यहाँ काम कर चुके हैं या मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। तो मैंने तो ये देखा है कि उन डेवलप्ड मार्केट में तो वो बेचारे बड़े परेशान हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। क्योंकि अगर वो फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको आधा % रिटर्न मिलता है या 0.75% रिटर्न मिल जाता है। अगर वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे तो कोई रिटर्न इतने अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक ग्रोथ मार्केट है, ग्रोथ मार्केट होने की वजह से जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी हाई है हमारे यहाँ, और हमें अगर आप फिक्स इनकम साइड पे भी म्यूचुअल फंड के थ्रू करें या चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डायरेक्टली भी करें, तो आपको 6, 7, 8% तक रिटर्न मिल जाता है। सिमिलरली जो जो बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो इंटरनेशनली भी जो आपने कहा कि डेवलप मार्केट के फंड्स हैं, तो बड़े-बड़े जो फंड्स हैं, बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो इमर्जिंग मार्केट के अलग फंड लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इमर्जिंग मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब आप देख लें पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो इस वक्त कोविड के बावजूद जो बात हो रही है कि तकरीबन 3.94% आएगी। यूएसए की आप देखें जीडीपी ग्रोथ 3%, सवा 3% हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कंट्रीज लाइक विच आर इमर्जिंग मार्केट लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे 3, 4, 5, 6%, 7% तक ग्रोथ का जाना जो है ना एक नॉर्मल चीज़ है। तो जाहिर है जब जिस इकोनॉमी में ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान में पैसा लाएँ और यहाँ इन्वेस्ट करें। और फिर एक और भी बड़ी लिमिटेशन है बाहर जो है ना, जैसे मैंने कहा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं, एक्वेंटेंसेस जिनको मैं जानता हूँ। बाहर आपको कोई शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे आपको 100% शरिया कंप्लाइंट मौलाना तकी उस्मानी साहब सुपरवाइज़ करते हैं हमारे शरिया बोर्ड को। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप हलाल मुनाफ़ा कमा सकें। ठीक है। सर, ये जो शरिया कंप्लायंट की आपने बात की, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो डाउ जोन्स इस्लामिक इंडेक्स भी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ? क्योंकि इस्लामिक प्रोडक्ट तो बाहर भी मेरे ख्याल में आना शुरू हो गई। जी, जी, बाहर भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है डाउ जोन्स इस्लामिक इंडेक्स जो है ना वो डिफरेंट मार्केट्स का फ्लेवर देता है। ये जो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो वो एक इमर्जिंग मार्केट का डिफरेंट फ्लेवर है। अगेन डाउ जोन का जो फंड्स हैं वो ज़्यादातर डेवलप मार्केट्स के हैं। तो डेवलप मार्केट में जैसे अभी हमने बात की कि रिटर्न्स कम है, यहाँ डेवलपिंग मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स हैं। फिर दूसरी बात ये है ना कि ये एक और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जब पैसा जो है ना हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना जब वक्तन-फ़वक्तन पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ लाते हैं, और यहाँ ला के वो बेकार पड़ा रहता था, उसको यूटिलाइज़ कहीं नहीं होता था। अब ये रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू उनको एक एवेन्यू खुल गया है कि वो ना सिर्फ़ वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बल्कि जब इस पैसे में से थोड़ा या ज़्यादा जितना भी यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल भी करना चाहें अपनी फैमिली के लिए, अपने खर्चे के लिए जब वो पाकिस्तान विज़िट करते हैं, तो इसी में से पैसे को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, इसकी कोई एग्ज़ाम्पल देंगे हमें कि तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कितना रिटर्न रहा है? स्टॉक मार्केट जो है ना सारी दुनिया में वॉलेटाइल होती है।
और वॉलीटिलिटी के साथ साथ उनके रिटर्न बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो ये और जहाँ ज़ाहिर है कि जब हमेशा कहता हूँ कि जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क भी है, तो रिस्क और रिस्क साथ साथ जाते हैं। रिस्क उर्दू वाला यानी कि आपकी आमदनी, और रिस्क अंग्रेज़ी वाला कि ख़तरा। तो ख़तरा और रिटर्न दोनों साथ जाते हैं। और रिस्क ख़तरे का मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा खुदा ना खास्ता डूब जाएगा। ख़तरे का मतलब होता है रिस्क, जो कहते हैं डेफिनेशन है उसकी, वॉलीटिलिटी। वॉलीटिलिटी ऑफ रिटर्न्स को रिस्क कहते हैं कि भाई रिटर्न बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पाकिस्तान की मार्केट एक बहरहाल एक हम जैसे इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं ज़्यादातर कि वो ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में से है, लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। और अगर आप पाकिस्तान की 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें स्टॉक मार्केट की, तो तकरीबन 19% के करीब जो है ना स्टॉक मार्केट का रिटर्न रहा है। और अगर इसको हम कहें कि हम बाहर से पाकिस्तानी भाई हमारे जब पैसा लाएंगे तो उनको डॉलर की हिट भी लगेगी कि वो डॉलर को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, तो ऑन एवरेज 5% पाकिस्तानी करेंसी की डिप्रिसिएशन है। तो इसका मतलब है कि वो 14% डॉलर टर्म्स में कमा सकते हैं। इसका कोई मवाजना है कि इतने अरसे में बाहर की मार्केट्स में कितना रिटर्न, कोई ऐसा इंडेक्स है जिसे हम कंपेयर कर सकें? आप MSCI से कर सकते हैं कंपेयर। MSCI का रिटर्न जो है वो तकरीबन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 7% के करीब है। तो उस लिहाज से मतलब काफ़ी बड़ा गैप है। अगर पाकिस्तान में मैं लेकर भी आता हूँ इन्वेस्टमेंट एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं ब्रोकर के पास भी जा सकता हूँ, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ। म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं जाऊँ तो मुझे इसमें क्या फ़ायदा है? इनफैक्ट मुझे क्यों जाना चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू? बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। अगर जो लोग बाहर रहते हैं हमारे मुल्क से, वो शायद उनको इतना अंदाज़ा नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान तो बहरहाल आते हैं, पाकिस्तानियों की हम बात कर रहे हैं, तो कि आप दवाई फार्मेसी से भी ले सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके भी ले सकते हैं। तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर जो है वो आपकी पूरे डायग्नोज़ करता है कि क्या मसला है, उसके हिसाब से आपको सही दवा देता है। वरना बहुत सारे लोग फार्मेसी पे जाते हैं, कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, इसकी दवा दे दो, वो पेट की दवा दे देता है, जो उसकी समझ में आता है वो दे देता है। ना उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये एक ज़ाहिर है स्पेशलाइज़ शोबा है, जिस तरह मेडिसिन का शोबा स्पेशलाइज़ है, इस तरह फंड मैनेजमेंट का भी स्पेशलाइज़ शोबा है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ब्रोकर का जो आम तौर पे जो काम है ना, वो ये है कि प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। तो मैं वही कहूँगा, फार्मेसी वाला रोल है ब्रोकर का और डॉक्टर वाला रोल है फंड मैनेजर का, कि वो आपके सिचुएशन को, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को समझता है, उसको स्टडी करता है, आपसे बात करता है और उसके बुनियाद पर आपको एक पोर्टफोलियो गाइड करता है कि किस तरह के पोर्टफोलियो में आपको जाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये फ़र्क है और ज़ाहिर है कि इसकी वजह से असल जो कमाल होता है फंड मैनेजर का, वो यही होता है कि एक आम इंडेक्स जो है, यानी KSE 100 इंडेक्स है या KMI 30 इंडेक्स है, उसके रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करे। तो वो वैल्यू एडिशन करना उसका मकसद होता है, ताकि एक इन्वेस्टर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बना सके। लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं मार्केट में तो गलत दवाई भी दी जा सकती है। थोड़ा-सा इस पे बात करते हैं। अक्सर लोग पैसे लूज़ भी करते हैं और स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जाने वाले तो ज़्यादा मेरे ख़्याल में बर्न होते हैं, जैसे आपने भी कहा, समझ नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को भी शिकायत होती है कि वो जाते हैं, अगर स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है तो उनके पैसे बनते हैं, और ये स्टॉक मार्केट गिरती है तो बेसिकली वो अक्सर पैसा लूज़ कर जाते हैं और उस सूरत में बेसिकली बड़े वो फिर कहते हैं यार दोबारा जाना नहीं है पलट के। तो क्या गलती होती है उनसे? और किसी हद तक अगर आप मुझे ये भी बता सकें, क्या म्यूचुअल फंड्स को भी ज़रूरत है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन बेहतर बना सके अपने क्लाइंट्स के साथ, कि उनको वक्ती बर वक्त जो है वो एडवाइस दे दिया जाए, किस वक्त उनको किस फंड से निकल के किस में जाना है? इस पे ज़रा मुझे थोड़ी सी वजाहत दीजिए। अनफॉर्चुनेटली एक आम ट्रेंड होता है कि हर आदमी जो है ना वो ओवरनाइट पैसे बनाना चाहता है और स्टॉक मार्केट को आम तौर पे यही समझा जाता है कि ये ओवरनाइट पैसा बनाने का ज़रिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई स्टॉक ख़रीदते हैं तो बेसिकली आप उसके शराकतदार बन जाते हैं और आप एक शेयर होल्डिंग ले रहे हैं उसमें, ये समझें इस बात को। अब आप ये सोच लें कि मैं एक कारोबार शुरू करूँ और मैं ये कहूँ कि ये कारोबार जो है ना, तो मैं बड़ा सोच समझ के उस कारोबार को शुरू करूँगा। ये नहीं मुमकिन है कि मैंने कारोबार आज शुरू किया, 3 महीने बाद मुझे लग रहा है कारोबार ठीक नहीं, तो दूसरे कारोबार में चला गया, दूसरा समझ में नहीं आया, तीसरे में चला गया, क्योंकि उसमें लॉस बहुत बड़ा होता है, आपकी कमिटमेंट बहुत बड़ी होती है। तो आप देखभाल के समझ के कारोबार शुरू करते हैं। जब आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर का यही काम होता है कि ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे जो इसका जो रिटर्न है वो जस्टिफाई कर सके, जो आप वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न की जो मैंने बात की, रिस्क की, उसको जस्टिफाई कर सके। एक पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरी बात ये है कि फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखे जब स्टॉक मार्केट में आता है। और मैं तो वॉरेन बफे तो कहता है लाइफ टाइम, लेकिन ज़ाहिर है हम लाइफ टाइम तो नहीं कह सकते, हम कहते भी नहीं लाइफ टाइम, हम कहते हैं कि 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। तो पाकिस्तान के केस में अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन देखेंगे तो उसमें आपको लॉस होने की सिचुएशन बहुत कम नज़र आएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ऑल्दो ये आप सही कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है ना, वो गाइड कर सकता है इन्वेस्टर को कि भाई किस वक्त इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हों, किस वक्त इक्विटी मार्केट से निकलें, यानी कि फ़ंड में स्विचिंग करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रोज़ रोज़ वाली चीज़ नहीं है कि आज मार्केट ऊपर है तो कन्वर्ट कर लो, मार्केट नीचे आ जाए तो फिर उसको दोबारा ले आओ, क्योंकि ये अगेन वही स्पेकुलेशन नहीं है। ये आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, डिविडेंड इनकम के लिए और ग्रोथ के लिए। किसी भी देखें कारोबार की जो ग्रोथ आती है ना, वो हफ्ते में, महीने में या 6 महीने में नहीं आती। वो आप जैसे हमें बिज़नेस की बात की मैंने, जब आप बिज़नेस में जाते हैं तो आप पहले साल, दूसरे साल में आप इसमें कोई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं, लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल जब हो जाते हैं ना आपके, तब आपका एक स्टेडी इनकम आना शुरू हो जाती है, आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं और आपका बिज़नेस अच्छा हो जाता है। अनलेस कि आपकी इन्वेस्टमेंट ही गलत हो, वो बिज़नेस ही गलत हो, वो बिज़नेस में टेक्नोलॉजी, तो ये काम जो है ना, ये फंड मैनेजर का काम है कि अगर किसी कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी चेंज आ गई कि उसका बिजनेस मॉडल फेल हो गया, तो वो फिर उसमें एग्जिट टाइम पे कर सकता है। मेरा अपना परसेप्शन ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो इन्वेस्टर है उसको एक बार इक्विटी फंड में लाया जाए और निकाला जाए, बल्कि ये फंड मैनेजर का काम है कि अपने पोर्टफोलियो को चेंज करता रहे। इक्विटी में तो रहेगा, लेकिन उस पोर्टफोलियो को चेंज करता रहे, ताकि जब भी अच्छी बिजनेसेस, अच्छी वैल्यू पे कोई इन्वेस्टमेंट मिल रही हो तो वो ले लेगा, और जब उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको एग्जिट करेगी किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी में जाने के लिए, तो उसको स्विच कर देगा। साल में तकरीबन 365 दिन होते हैं और तकरीबन आप समझ लें 280 से 300 वर्किंग डे होते हैं। अब इस 280 से 300 वर्किंग डे के पीरियड में अब आप ये करें कि पूरे साल में से 10 दिन निकाल दें, यानी कि 10 वो दिन आइडेंटिफाई करें जो बेस्ट परफॉर्मिंग डेज थे स्टॉक मार्केट के। एक्चुअली वो जो 10 डेज है ना, 10 आउट ऑफ 280 डेज, they capture about 70 to 80% of the return. In some cases may be higher. हमने कुछ 5 साल पहले स्टडी की थी, आई थिंक अब उसको दोबारा करने की ज़रूरत है। तो बात ये है कि अगर उस पर्टिकुलर 10 दिन में से आप इन्वेस्टमेंट में नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट में, तो आप 70-80% रिटर्न तो आपका चला गया उस साल का। तो इट्स अ वेरी बिग रिस्क। आप पहले पूरा साल तो रिस्क ले रहे हैं और रिस्क लेने के बाद जब कमाने का टाइम आ रहा है तो उससे निकल रहे हैं। तो ऑब्वियसली, और किसी फंड मैनेजर को ये पता नहीं होता कि वो साल में 10 दिन कौन से आने वाले हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन को रख के, लॉन्ग टर्म रख के, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए। और मैं भी अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही करता हूँ इसी हिसाब से। मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज देख रहा था टॉप 10 होल्डिंग्स में। तो आपने कहा कि स्पेशलाइज फंड मैनेजर्स करते हैं, लेकिन एक जो यंग इन्वेस्टर हैं, स्पेशली मिलेनियल्स, वही जिनका आपने जिक्र किया रातों रात अमीर बनना है, ये भी शिकायत, वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको पुराने जो उनसे पहले वाली जनरेशन्स के जो फंड मैनेजर्स हैं या मनी मैनेजर्स हैं, वो इतना समझते नहीं हैं, वो उस पर इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी हमने देखा कि पिछले साल जो है आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसका रिटर्न टॉप पर था। तो म्यूचुअल फंड्स के जो टॉप 10 होल्डिंग्स है उसमें वो नहीं था। इसकी कोई रीज़न बता सकते हैं? अब क्या आपको बिलीव नहीं है टेक्नोलॉजी में, या आप समझते हैं कि नहीं अभी मैच्योर नहीं हुई है, उसके अंदर कोई स्पेकुलेशन थी, क्यों नहीं था उनके पोर्टफोलियो में? ठीक है, वजूहत तो बहुत सारी हो सकती है। जैसे आपने कहा कि शायद उनको कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको समझने में, ज़ाहिर है कुछ लोग अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ लोग लेट अडॉप्टर्स होते हैं। तो कुछ फंड्स के केस में ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली। लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो देखने की ज़रूरत है ना, वो ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगेन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपका ऑब्जेक्टिव है डाइवर्सिफिकेशन। और उस डाइवर्सिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जिसको बेंचमार्क कह सकते हैं, वो होता है इंडेक्स। कि इंडेक्स में किस सेक्टर की कितनी रिप्रेजेंटेशन है। अब आई एम जस्ट कोटिंग एज एन एग्जांपल कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का वेट, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, कि EMI 30 इंडेक्स में शायद 3-4% से ज़्यादा नहीं है, बल्कि शायद इससे भी थोड़ा कम होगा। तो एक फंड मैनेजर जो है ना, अपने पोर्टफोलियो का 3-4% थोड़ा सा वो कहेगा कि इससे मैं ओवरवेट हो जाऊंगा या थोड़ा अंडरवेट हो जाएगा, उसके आसपास ही अपनी इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में रखेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो 40% टेक्नोलॉजी में डाल सकता है, लेकिन फिर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं जिनके बेंचमार्क डिफरेंट होते हैं। वो फिर एग्रेसिव फंड उनको कहना चाहिए, जो कि बेंचमार्क से बिल्कुल हट के काम करते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात ये है कि और ये ही सबसे बड़ी बुनियादी रीज़न है कि टेक्नोलॉजी के, अब देखें कि कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं, उनके फ्री फ्लोट भी ज़्यादा नहीं है।
ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी कंपनी लिस्ट होंगी पाकिस्तान में, तो उनका इंडेक्स में वेट भी बढ़ जाएगा। आपको जाहिर है, आप जानते ही हैं कि नैस्डैक जो है वो तो पूरा एक्सचेंज ही उसमें बन गया। तो पाकिस्तान में अभी इस तरह की सूरत हाल नहीं है। इंडिया में टेक्नोलॉजी में बहुत ग्रोथ हुई है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रोथ होना शुरू हुई है, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हुई है, नई टेक्नोलॉजी कंपनीज लिस्ट होना शुरू हुई हैं। तो जैसे जैसे ये कंपनी लिस्ट होंगी ना, तो डेफिनेटली फंड मैनेजर भी अपना एलोकेशन उसमें इंक्रीज करेंगे। टेक्नोलॉजी में बात ही हो रही है तो इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है टेक्नोलॉजी में, क्रिप्टो पे भी बात कर लेते हैं। हमने देखा इस साल लोगों ने बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया क्रिप्टो में। ऑब्वियसली स्टेट बैंक ने अभी इसको लीगल टेंडर नहीं दिया, तो चैलेंजेस हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले 6 महीने में, साल में, कि पाकिस्तान में भी ऐसे फंड्स होंगे, इंक्लूडिंग योर फंड, जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देंगे लोगों को? और साथ ही ये भी बता दें कि एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट आप समझते हैं कि जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है वो हलाल है या हराम है, या फिर इसके ऊपर भी अभी कोई वाज़े पोजीशन नहीं है? ओके, ये बड़ा आपने टेक्निकल सवाल पूछा है इसमें। तो इसमें इसका मैं सिंपल लैंग्वेज में जवाब दूंगा थोड़ा आपको कि देखें, क्रिप्टो जो एसेट्स है ना, वो एक बेसिकली मतलब इट्स अ टोटली अ न्यू थिंग फॉर दिस वर्ल्ड। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब हमारे पास करेंसी नोट्स आए थे, इससे पहले लीगल जो करेंसी होती थी ना, वो इट वाज बैक्ड बाय गोल्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था। और वो गोल्ड स्टैंडर्ड से हट के फिर वो करेंसी आ गई विच इज़ नॉट बैक्ड बाय कोर्ट, वो लीगल टेंडर सेपरेट हो गया। अब ये क्रिप्टो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि इसको एक लीगल टेंडर हो जाए, लेकिन अभी तक फ्रॉम रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव स्टेट बैंक की तरफ से या पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो इसमें बहरहाल ये अलाउड नहीं है और इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज़ ने, कुछ ने इनको अलाउ किया भी था या दे वर लुकिंग द अदर वे, और उसके ऊपर कोई होनी की थी, अब थोड़ी सी सख्तियाँ करनी शुरू की हैं, क्योंकि उसमें जो एक कंसर्न रहता है स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, AML KYC के कंसर्न्स हैं, आइडेंटिटी लोग। लेकिन अब चूँकि इसकी वजह से जो है ना, स्टेट बैंक भी इसको सोच रहा है। चाइना ने भी रिसेंटली फॉर एग्जांपल कर्ब्स उसमें डालना शुरू किया, कुछ पाबंदियाँ डालना शुरू की, चाइना में काफ़ी यूज़ हो रहा था। और दूसरा जो आपने शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, तो अगेन मैंने थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली आई एज अ फंड मैनेजर आई कैन नॉट कमेंट ऑन शरिया, बट आई लर्न फ्रॉम शरिया एडवाइजर्स और शरिया एक्सपर्ट्स उलमा से। तो उलमा का जब मैंने इंटरनेशनली देखा है तो उसमें भी काफ़ी जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लोगों का कि ये हलाल है या नहीं है। अलबत्ता रिसेंटली मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की एक रूलिंग मैंने देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में तो हम उसको क्रिप्टो को हलाल नहीं समझते हैं, लेकिन एज सिचुएशन इवॉल्व्स एंड डेवलप्स, क्योंकि अभी इसमें उनका कहना ये था, उनके बुनियादी फ़लसफ़ा उनका ये था कि ये प्योरली स्पेकुलेशन हो रहा है इस वक्त। इसको एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं हो रहा। अभी ऐसे वॉलेटिलिटी जो है, जो नज़र आ रही है, वो सिर्फ स्पेकुलेशन की वजह से हो रही है। तो फ़िलहाल तो उन्होंने कहा है कि भाई हम नहीं समझते कि हलाल है, लेकिन आइंदा हालात चेंज होंगे तो उसको, हालात को देखते हुए उसको फिर देखा भी जा सकता है। मतलब इसको मेन स्ट्रीम होने के लिए एटलीस्ट शरिया का प्लान होगी, सट्टेबाजी से बाहर आना पड़ेगा। एनीवेज, अच्छा सर, ये बताएं कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इन्वेस्ट कर लिया, रिटर्न भी आ गया, लेकिन ऑब्वियसली लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है पैसा निकालना भी एक सर का दर्द होता है। तो रिडेम्पशन जब हम करते हैं, निकालते हैं अपने फ़ंड से, तो उस सूरत में क्या तरीक़ाकार है? कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं? ऐसी वो चीज़ें जो मुझे पहले से पता होनी चाहिए, बाद में मैं शॉक ना हूँ, सरप्राइज़ ना हूँ कि यार ये क्या कंडीशन है? जी, उसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप पैसा म्यूचुअल फंड में जिस तरह इन्वेस्ट करना आसान है, इसी तरह उसको इन्वेस्टमेंट को इन कैश करना भी बहुत ही आसान है कि आप पैसे किसी वक्त भी निकाल सकते हैं। ओपन एंड फंड उसमें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। और उसमें आप एक आपने कुछ फॉर्म फिल करना होता है, रिडेम्पशन फॉर्म, वो जमा कराना होता है। लेकिन अगर आपने डिजिटल अकाउंट खोला हुआ है, जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट है, या इवन पाकिस्तान में भी हमने डिजिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है अलमीज़ान ने, तो वो आपने खोला हुआ है, तो आप वो अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू या हमारी जो मेंबर एरिया है, ऑनलाइन एरिया जो है, वहाँ जाके उसको रिडीम कर सकते हैं। मीज़ान बैंक की जो इंटरनेट बैंकिंग है, वहाँ भी आपका पोर्टफोलियो पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा था, वहाँ जाके भी आप उसको रिडीम कर सकते हैं। और रिडेम्पशन के केस में आपका जो बैंक अकाउंट, RDA का बैंक अकाउंट है, उसी अकाउंट में आपके पैसे चले जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं उसमें कि कोई सरप्राइज़ की आपने बात की, तो एक सरप्राइज़ लोगों को होता है कि मैंने अगर 1 लाख रुपए की रिडेम्पशन की थी, तो 1 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में आ गया, लेकिन मेरे जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो, उसमें मिसाल के तौर पर 1,03,000 डिडक्ट हो गए।
तो उसका रीज़न ये होता है कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो डिडक्ट करना होता है हमें एज अ विथहोल्डिंग एजेंट। तो अगर आपका नफ़ा जो हुआ होगा उसके ऊपर 10% के हिसाब से हम टैक्स काटेंगे, और 1 लाख की आपने रिडेम्पशन की तो 1 लाख रुपए आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो एडिशनल कैपिटल गेन टैक्स होगा आपके ही बिहाफ पे डिडक्ट करके और एफबीआई में उसको हमें जमा कराना हमारे काम होता है। इस वक्त क्या मैं किसी भी बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकता हूँ और उसमें वापस रिडीम कर सकता हूँ, या अभी ये ऑप्शन मीज़ान टू मीज़ान यानी मीज़ान बैंक तक लिमिटेड है? जी, इसमें पहली बात तो ये कि आप जिस बैंक अकाउंट से पैसे आपके आए हैं, तो उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे जाएँगे, यानी आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है। अलबत्ता जब उस अकाउंट में जब पैसे चले जाएँगे तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यानी क्योंकि जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो होता है ना, उसमें 2 चेक बुक्स इश्यू होती हैं आपको। एक तो फॉरेन करेंसी की चेक बुक इश्यू होती है, एक लोकल करेंसी की भी होती है। तो ये चूँकि कन्वर्टेबल होता है, आप जब चाहें इस पैसे को वापस भी मुल्क से ले जा सकते हैं, रिडीम करवाने के बाद, और जब चाहें इस पैसे को पाकिस्तान में भी खर्च कर सकते हैं। ये एक इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि अगर आपको कुछ पैसों की यहाँ ज़रूरत है उसको यूज़ कर लें, बाकी आप वापस भिजवाना चाहें वापस भी भिजवा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी इस वक्त तो ये फैसिलिटी अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के हवाले से सिर्फ मीज़ान बैंक के बैंक अकाउंट के थ्रू ही अवेलेबल है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है सीडीसी के थ्रू, और वो चीज़ एक्टिवेट जब हो जाएगी रोशन डिजिटल अकाउंट की, तो फिर जितने भी बैंक्स हैं जो उस स्ट्रक्चर में आने के लिए तैयार होंगे, उन सब बैंक के थ्रू किसी भी वक्त जो है ना आप पैसा अपना इन्वेस्ट भी कर सकेंगे उन किसी भी बैंक के थ्रू, और रिडीम भी उस वक्त कर सकेंगे। कुछ मुल्कों में आई थिंक जो यहाँ से अगर कोई प्रॉफिट लेके जाता है तो वहाँ भी टैक्स लगता है, तो डबल टैक्स भी लग सकता है। तो इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस हैं कि किन मुल्कों के साथ हमारा डबल टैक्स ट्रीटी है, जहाँ पे वो बता सकें कि यहाँ पे इस पर टैक्स कट चुका है ताकि वहाँ ना कटे? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, पहली बात तो ये है ना कि देखें असल में जब आपके जो कन्वर्जन होती है फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी, वो बैंक के एंड पे होती है। इन्वेस्टमेंट अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के एंड पे नहीं होती, या किसी भी म्यूचुअल फंड के एंड से नहीं होती। आपका पैसा कन्वर्ट होता है बैंक में, आपका पैसा यहाँ पे आ गया डॉलर में, जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो उस वक्त वो बैंक ही कन्वर्ट करके आपके पैसे इन्वेस्ट करता है बैंक के थ्रू, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इसी तरीके से जब हम रिडीम करेंगे तो ये पैसे दोबारा उसी बैंक अकाउंट में जाएंगे, और बैंक के थ्रू ही फिर दोबारा कन्वर्जन उसकी हो सकेगी। तो इस चूँकि ये सिर्फ मनी चेंजर्स को और बैंक्स को ये अलाउड है कि वो करेंसी की कन्वर्जन कर सकें, तो ये उनके एंड पे ही होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के एंड पे नहीं होती। डबल टैक्सेशन के हवाले से देखें, डिफरेंट मुल्क कंट्रीज है, पाकिस्तान की ट्रीटीज़ हैं, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको इसका क्रेडिट तो वहाँ मिल जाता है, लेकिन आपको एडिशनल टैक्स तो वहाँ पे पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कनाडा में और यूएसए वगैरह में कुछ टैक्स रेट कैपिटल गेन वगैरह पे हाई है, तो वहाँ पे अगर आपने जो टैक्स यहाँ पे कर दिया है वो एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी जो एडिशनल है वो जब अपना टैक्स रिटर्न वहाँ फाइल करेंगे तो यू विल हैव टू पे। पूरी प्रोडक्ट की बात कर ली, अब ये भी बता दें इसमें प्रोसेस क्या है, कैसे अकाउंट खोल सकते हैं आप, और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, और ऑनलाइन फिजिकल दोनों का ऑप्शन है इसके अंदर? जी देखें, ये रोशन डिजिटल अकाउंट तो अपने नाम से ही डिजिटल अकाउंट है, तो ये तो बिल्कुल ही पेपरलेस है काम सारा इसमें। और उसमें अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बताया शायद शुरू में, कि ये तो आपको पहले आपको बैंक में अकाउंट खोलना हो, रोशन डिजिटल अकाउंट, और उस बैंक में आपने अकाउंट खोल लिया। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप उसी बैंक के थ्रू यहाँ पे अलमीज़ान में अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की अपनी मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू आप जाके रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जो इसमें जो अच्छा सीमलेस प्रोसेस बनाया है स्टेट बैंक ने, वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपने बैंक को जमा करा दिए हैं अपने रोशन डिजिटल अकाउंट को ओपन करने के लिए, वो हम आपसे दोबारा नहीं मांगेंगे, वो हम बैंक से ही ले लेंगे। अलबत्ता इसके बाद जो हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, या हमारा AML KYC का फॉर्म होता है जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो हम आपसे अगेन वही पेपरलेस ऑनलाइन हम आपसे ले लेंगे। तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, किसी पेपर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पेपरलेस सारा काम हो सकता है। बाकी ज़ाहिर है आपकी जो डॉक्यूमेंट आपने बैंक को दिए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, और एडिशनल 1-2 फॉर्म होते हैं सिंपल से। ज़्यादातर फंड्स हैं उसमें तो 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये से खोल सकते हैं, जो ऑब्वियसली अगर आप डॉलर्स बाहर से लाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली 5,000 रुपये तो बहुत ही छोट नॉमिनल अमाउंट बनता है, और मैक्सिमम की कोई कैप नहीं है, और ना इसमें कोई कैप है टाइम की कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, जब भी चाहे आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली जब भी आप इसको टॉप अप करना चाहें, आप जब भी टॉप अप कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ जो रोशन डिजिटल अकाउंट में जो रखी है कि जो मेरे ख्याल में जो नॉर्मली अगर आप फंड्स बाहर से लाते हैं तो बैंक्स यहाँ पे, फॉरेन बैंक तो ज़ाहिर है आपको कुछ वायर ट्रांसफ़र के पैसे वगैरह डिडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो बैंक्स को मना किया हुआ है स्टेट बैंक ने कि उस पर कोई डिडक्शन ना करें।
तो यहाँ पे जो आपके जो वायर ट्रांसफ़र या टीटी की चार्जेस जिसको कहते हैं, वो भी आपको नहीं लगते, जब आप पाकिस्तान में पैसे लाते हैं तो। थैंक यू सो मच, आपसे आगे भी बात होती रहेगी। बहुत तफ़सीली जवाब दिया आपने और रोशन डिजिटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट समझाया, क्योंकि अभी तक तो हमें बैंक अकाउंट का पता था, ये म्यूचुअल फ़ंड का भी आपने बताया। आपसे आगे भी बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।